चमनवा उसे पूरी स्टोरी सुनाने लगा। उसने कहा, साहब की मौत के बाद मुझ पर भी मानव तस्करी का आरोप लगा दिया गया था। मेरी नौकरी चली गई, कुछ दिन जेल में रहा, मगर कोई पुख्ता सबूत मेरे खिलाफ ना मिलने की वजह से मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। पेट पालने के लिए मैंने ड्रग्स मार्केट में एक छोटी सी दुकान खोल ली। धंधा भी अच्छा चलने लग गया था, मगर दुर्जन के आदमियों को मेरी भनक लग गई। दुर्जन के आदमियों को मालूम पड़ गया कि चमनवा यहीं पर दुकान लगा रहा है और एक दिन उन्होंने मेरी दुकान पर हमला बोला। मेरे चेहरे पर एसिड फेंका, जिससे मेरा चेहरा बुरी तरह झुलस गया, जल गया और मुझ पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार भी कर दी। मैं वहां से बचते बचाते अपनी बाइक से भागा। वो पीछे पीछे ही थे और मैं आगे आगे, गोलियां ताबड़तोड़ चल रही थी। मैं मौका पाकर बाइक से कूद गया और मेरी बाइक एक गहरी खाई में गिरकर जल गई। दुर्जन के आदमियों ने समझा कि मैं मर गया और कुछ दिन बाहर रहने के बाद मैं गूंगा बनकर फिर से वापस आ गया और इन्हीं के बीच भीख मांगकर गुजर बसर करने लग गया हूँ। बदले में कुछ मांस के टुकड़े और कभी कभी एक आध ब्रेड मिल जाती है, उसी पर जिंदा हूँ। मेरा चेहरा जला होने की वजह से मुझे कोई पहचान नहीं पाता और गूंगा बहरा बना हूँ ताकि लोगों को शक भी ना हो। लेकिन गुलामों की इस बस्ती में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्जन को नापसंद करते हैं और वो खुलकर सामने तो नहीं आ पाते हैं, मगर उनकी आपसी बातों से यह स्पष्ट झलकता है कि वो दुर्जन से नफरत करते हैं। उसकी हाँ में हाँ मिलाने की वजह सिर्फ दुर्जन का खौफ है और डर की एक वजह दुर्जन की नरभक्षी सेना भी है, जिसे उसने इंसानी गोश्त का आदी बना दिया है। दुनिया के तमाम हॉस्पिटल्स में इंसानी अंगों की सप्लाई के बाद जो मांस बचता है वो इन्हीं पालतू नरभक्षियों को दे देता है। पहले इसने इन्हें ड्रग्स एडिक्ट किया, जब उस पैसे खत्म हो गए तो तब उन्हें उनके अंगों के बदले ड्रग्स दिया। अब वो ड्रग्स के नशे में इंसानों को खाने से भी परहेज नहीं करते हैं। लड़का चमनवा से पूछता है, ये नरभक्षियों की टोली रहती कहाँ है? जवाब में चमनवा बताता है कि सुंदर काली पहाड़ी के पूर्वोत्तर भूभाग में नरभक्षियों का, नर पिशाचों का डेरा है। वहीं उनकी फैक्ट्री भी है, जिन्हें दुर्जन का विश्वसनीय दुर्दांत ही चलाता है। और सबसे खतरनाक है दुर्जन के फ्लाइंग डोंग्स, जिन्हें जंगली कुत्तों और चमगादड़ों के लिए डीएनए से तैयार किया गया है, जिससे पहले दुर्जन की लैब में विदेशी वैज्ञानिकों के सानिध्य में बनाया गया था। अब ये खुद अपनी वंश वृद्धि में सक्षम है। खास बात इन कुत्तों की यह है कि रात में भी देख सकते हैं और इनकी गिरफ्त से शेर का बच पाना भी मुश्किल है। इनसे हमें खास सतर्कता बरतनी पड़ेगी। उसके लिए हमें चाहिए जंगल में तेज रफ्तार से दौड़ने वाली फास्टेस्ट डर्ट बाइक्स। तभी लड़के के वॉकी टॉकी पर वॉइस कॉल आती है, चार्ली अल्फा 203 तुम कहाँ हो? हमारे बाकी साथी मारे गए हैं। कबीले के सरदार को रिपोर्ट दो, वरना हम अभी दुर्जन की हवेली पर हमला बोल देंगे। लड़का जवाब देता है, चार्ली अल्फा 2 अल्फा, हम अभी दुर्जन की हवेली पर हमला नहीं कर सकते। हमें जो जानकारी मिली है वो गलत है, वो हमारी सोच से ज्यादा मजबूत है। हमें नई रणनीति तैयार करना पड़ेगी। हमें फास्टेस्ट डर्ट बाइक चाहिए। जंगल में फ्लाइंग डॉग्स भी हैं, हमें उनसे हर हाल में बचना होगा और उसके लिए हमें फायर गन भी चाहिए। मैं शाम को 6 बजे जंगल के बीचों बीच मिलता हूँ। ओवर, ओके। और इतना बोलकर वॉकी टॉकी कट हो गया। लड़का और चमनवा वहां से निकलते हैं। थोड़ी दूर पर दोनों घोड़े पर बैठ जाते हैं और जैसे ही मार्केट से होकर निकलते हैं, सब लड़के को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं, हमारा ताड़ाहार आ गया। दुर्जन के जो गुर्गे होते हैं, चमचे होते हैं, वो इस लड़के का वॉकी टॉकी को फ्रीक्वेंसी पर ट्रैक कर लेते हैं। वो उन दोनों का पीछा करते हैं, मगर जब तक वो उन्हें पकड़ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पलक झपकते ही लड़का चमनवा के साथ घने जंगल में गुम हो जाता है और पीछा करते हुए दुर्जन के आदमियों को मिलती है मौत की सौगात। सामने खड़े मिलते हैं लड़के और उसके साथी। 2-4 बेसबॉल के बल्ले के शॉट पड़ते ही वो वहीं ढेर हो जाते हैं, मगर वो दुर्जन के आदमियों को जान से नहीं मारते। वो उनका उपयोग नरभक्षियों के लिए चारे के रूप में करने के लिए अपने पास रख लेते हैं और उनके पालतू फ्लाइंग डॉग्स को फायर गन से जला डालते हैं। एक एक करके सभी फ्लाइंग डॉग्स कुकुआते हुए वहीं जलाकर मार दिए जाते हैं। तत्पश्चात चमनवा और लड़के के साथी कबीले के सरदार के पास पहुंचते हैं। सरदार पहले लड़के को डांट लगाता है कि कबीले की अनुमति के बिना तुम कैसे दुर्जन के ऊपर आक्रमण करने चले गए? इसके लिए तुम्हें पहले सरदार से अनुमति लेना अनिवार्य है। खैर जो हुआ सो हुआ, अब आगे की जानकारी दो ताकि हम सुनियोजित तरीके से उस पर वार करके दुर्जन के आतंक का इस द्वीप से खात्मा कर सकें। चमनवा और लड़कों की गैंग कबीले के सरदार के साथ मिलकर योजना की मूर्त रूप प्रदान करने की योजना बनाते हैं। तत्पश्चात आक्रमण का समय सुबह सुबह का निर्धारित किया जाता है। पहले मिशन में दुर्जन के गुर्गों का नरभक्षियों को पहुंचाने की योजना बनाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा गुर्गे नरभक्षियों के हाथों मारे जाएं। यही होता भी है। सर्वप्रथम पकड़े गए दुर्जन के गुर्गों को एक खुले ट्रक में बिठाया जाता है और धीमी रफ्तार से नरभक्षियों के सामने ले जाया जाता है। सभी नरभक्षी इंसानों से भरे ट्रक का पीछा करने लगते हैं और दुर्जन की फैक्ट्री के अंदर पहुंचाकर
ड्राइवर और लड़के ट्रक से कूद जाते हैं और RDX के धमाके से ट्रक को उड़ा दिया जाता है और दुर्जन का दाहिना हाथ कहा जाने वाला दुर्दान ब्लास्ट में मारा जाता है, जिससे दुर्जन को बहुत ज्यादा जान और माल का नुकसान होता है। लेकिन फैक्ट्री की निगरानी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड लड़कों को अरेस्ट कर लेते हैं और दुर्जन के सामने इन सब को प्रस्तुत कर देते हैं। दुर्जन कहता है, अच्छा है इन लोगों को पकड़ लिया, जरा देखूं तो कौन कौन है इसमें। अच्छा तो तुम भी यहीं पर मौजूद हो, वो उस लड़के को देखकर कहता है और कहता है, तुम्हारे बाप को बेदर्दी से मैंने मारा था, मुझे लगा था कि तुम खौफ के मारे मेरे सामने कभी नहीं आओगे, लेकिन तुम बड़े ढीठ और बेशरम निकले। तुम भी अपने बाप की तरह यहाँ पर मरने के लिए आ गए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बाप माँ को मैंने किस तरह से मारा था। वो लड़का जैसे ही उसकी बात सुनता है तो उसका खून खौल उठता है और वो दुर्जन की तरफ लपकता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही दुर्जन के जो गुर्गे होते हैं वो आकर उस लड़के को पीछे खींच लेते हैं और उसके सर पर एक जोरदार वार करते हैं, जिससे वो निढाल हो जाता है और हाथ पैरों पे लटक जाता है। दुर्जन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी खुद की जान तुम्हें पता नहीं कितने दिनों की मेहमान है और कितने पलों की। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे भी अच्छे दाम मुझे मिलेंगे। और उसके बाद दुर्जन कहता है, इन सबको अच्छे दामों में बेच सकते हैं हम, इनके अंग के टुकड़े टुकड़े कर दो सालों के। और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसके साथ के जो साथी होते हैं वो घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग जानते थे कि एक ना एक दिन हमें मरना ही है इस मिशन पर, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन हमारे साथी को छोड़ दो। और वो उस लड़के की तरफ इशारा करते हैं। दुर्जन कहता है, अरे यही तो मेरा मेन पीस है, इसी को तो ज्यादा दाम में बेचूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे दुश्मन की औलाद है, जिसके बाप को मैंने मौत की घाट उतार दिया, आज फिर वो मेरे सामने आया है। इसे तो टुकड़े टुकड़े करके इतने महंगे दामों में बेचूंगा ताकि कोई भी मेरे सामने आने की और खड़े होने की जरूरत ना करे। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर लड़के और उसके साथी इसी कैद में बुरी तरह से तशद्दुद और तकलीफों का सामना करते हैं और दुर्जन अपने दुश्मन के बेटे को देखने के लिए और अपने दिल को सुकून हासिल करने के लिए फिर से इनके सामने आता है और जोर जोर से हंस के उस लड़के को उसके बाप की मौत का दास्तान सुनाने लग जाता है। उस लड़के का खून खोलता है, वो रस्सी में छूटने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छूट पाता। उसके बाद दुर्जन ऑर्डर देता है कि इनके अंग के टुकड़े कर दो सालों के अभी। तभी अचानक चमनवा की बाइक का पीछा कर रही नरबख्शियों की टोली दुर्जन की हवेली में हमला बोल देती है और दुर्जन के एक एक आदमी को चीड़ फाड़ कर डालती है। चमनवा लड़कों को छुड़ाता है और तभी कबीले का सरदार अन्य सदस्यों के साथ भयानक धमाके के साथ दुर्जन की हवेली को उड़ा देता है और एक एक दुर्जन के गुर्गों, नरबख्शियों और फ्लाइंग डॉग्स को मार दिया जाता है। और दुर्जन के अंत के साथ काली पहाड़ी से मानव तस्करी का घोरक धंधा, बुरा काम भी खत्म हो जाता है। सभी अपना जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी और मत्स्य उत्पादन भी करते हैं और उस पर ही निर्भर हो जाते हैं। धीरे धीरे बाहरी दुनिया में उनका मेल जोल बढ़ता है और अंततः सरकार भी इस अनजाने टापू पर ध्यान देने लगती है और फिर इस टापू का भी उद्धार हो जाता है।